हेलो। हाँ बेटा, अभी आपने पढ़े हैं इकाइनोडर्मेटा के जनरल कैरेक्टर्स कि कैसे कैसे इनमें कैरेक्टर्स होंगे, क्या इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर है। और अब हम इसमें पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन ऑफ इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा के क्लासिफिकेशन में आप देखें कि इसको 5 क्लासेस में इकाइनोडर्मेटा को क्लासीफाई किए, और ये 5 क्लासेस हैं: एस्टीरोइडिया, ओफियूरोइडिया, इकाइनोइडिया, होलोथुरोइडिया एंड क्रिनोइडिया। क्लियर यहां तक? ऐसे ये 5 क्लास में इसको बांट दिया गया। कौन कौन सी? एस्टीरोइडिया, ओफियूरोइडिया, इकाइनोइडिया, होलोथुरोइडिया एंड क्रिनोइडिया। इनमें इनके अंदर भुजाओं के आधार पर और इसके अलावा इनके शरीर के आकार के आधार पर, इनके लार्वा के आधार पर ये अलग अलग क्लासेस में इनको बांट दिया गया। सबसे पहले अगर चर्चा करें एस्टीरोइडिया में, तो एस्टीरोइडिया के अंदर जंतुओं में जो है वो शरीर चपटा और तारे नुमा शरीर होता है इनका। तारे के आकार का शरीर होगा और चपटा शरीर होता है इनमें। क्लियर यहां तक? जैसे स्टारफिश में आपने सुना होगा चपटा और तारे नुमा शरीर होगा। ओफियूरोइडिया के अंदर जो है वो स्नेक लाइक बॉडी होती है इनकी। ये कैसे होते हैं? सर्प नुमा जो है वो इनका शरीर होता है, इसीलिए इनको सरपेंट स्टार भी कहा जाता है। क्लियर यहां तक? और इसके साथ साथ इनका शरीर जो है वो अत्यधिक भंगुर होता है। उस भंगुर प्रकृति के कारण या ब्रिटल नेचर के कारण इनको ब्रिटल स्टार या भंगुर तारे भी कहते हैं। क्लियर यहां तक? तो ये इसमें सर्पनुमा शरीर होगा इनका। इकाइनोइडिया के अंदर जो है वो शरीर गोल, चपटा और तस्तरी के आकार का होता है। इकाइनोइडिया में शरीर गोल, चपटा और तस्तरी के आकार का शरीर होता है ऐसे। तो इस टाइप से इनकी बॉडी होती है। यहाँ इनके अंदर जो है वो इसके एम्बुलेक्रल ग्रूव इसमें ऐसे प्रेजेंट होते हैं। भुजाएं इनमें नहीं पाई जाती। क्लियर यहां तक? इस तरीके से इनका शरीर होगा। और होलोथुरोइडिया जो होते हैं, इन होलोथुरोइडिया के अंदर शरीर जो है वो ऐसे इनका लगभग बेलनाकार शरीर होता है और लेदरी स्किन होती है, और मुख के चारों ओर इनमें भी स्पर्शक पाए जाते हैं। जैसा आपने हाइड्रा में पढ़ा है वैसे जनरली इनके अंदर भी मुख के चारों तरफ इसके स्पर्शक पाए जाएंगे। दूसरे सिरे पर इसके अवस्कर होता है। समझ गए? तो ये इनके अंदर जो है वो इसमें बेलनाकार शरीर होगा इनका। और क्रिनोइडिया का शरीर जो होता है वो कप शेप बॉडी होती है इनकी। क्लियर यहां तक? इनका शरीर प्यालेनुमा होगा। उसके बाद इसमें आप देखें एस्टीरोइडिया में 5 भुजाएं पाई जाती है। जैसे स्टारफिश में, तारा मछली में, ये इनके अंदर जो है वो आप देखते हैं इस टाइप से इनमें ये 5 भुजाएं पाई जाती हैं। तो ये इनके अंदर जो है वो 5 अशाखित भुजाएं होंगी। और ओफियूरोइडिया के अंदर भी 5 भुजाएं होती हैं, लेकिन ओफियूरोइडिया में और इनमें ये अंतर होता है कि एस्टीरोइडिया की भुजाएं अशाखित भुजाएं होती है, ओफियूरोइडिया के अंदर ये शाखित भुजाएं होती हैं। तो मीन्स जो आर्म्स होती हैं इनके ऊपर भी या इनकी भुजाओं के ऊपर भी शाखाएं पाई जाती हैं। क्लियर यहां तक? और इनके अंदर भुजाएं एब्सेंट होंगी। इकाइनोइडिया के अंदर भुजाएं नहीं होती। और इसके बाद होलोथुरोइडिया के अंदर भी भुजाएं नहीं होकर क्या होता है, मुख के चारों तरफ इनमें भी स्पर्शक पाए जाते हैं। क्लियर यहां तक? और इसमें सेंट्रल डिस्क होती है और सेंट्रल डिस्क के साथ साथ 5 भुजाएं पाई जाती हैं। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट अगर आप देखें तो पेडिसिलेरी। एस्टीरोइडिया जंतुओं के अंदर पेडिसिलेरी प्रेजेंट होती हैं। पेडिसिलेरी क्या होते हैं? ये माइन्यूट पिंसर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। ये छोटी छोटी जो है वो सूक्ष्म संरचनाएं जो है वो इनकी त्वचा पर पाई जाती है। एक तो क्या होता है, इनकी त्वचा पर कांटे होते हैं, और इन कांटों के साथ साथ जो है वो कुछ इनमें छोटी और इनके अंदर जो है वो कोमल कुछ रचनाएं इनमें पाई जाती है, सॉफ्ट रचनाएं। वो छोटी पिंसर लाइक जो रचनाएं होती हैं उनको कहा जाता है पेडिसिलेरी, जो जनरली जो है वो इनके अंदर इनकी क्लीनिंग में हेल्प करती है। तो ये पेडिसिलेरी इनमें पाई जाती हैं। और इनके अंदर ओफियूरोइडिया में पेडिसिलेरी एब्सेंट होती है, और इकाइनोइडिया में भी पेडिसिलेरी प्रेजेंट होती है। क्लियर यहां तक? होलोथुरोइडिया में त्वचा पर ना तो कांटे पाए जाते हैं और न ही इनमें पेडिसिलेरी होती है। तो इनमें त्वचा पर कांटे और पेडिसिलेरी दोनों ही एब्सेंट होती है, इसलिए इनकी त्वचा जो है वो कैसी होती है, मोटी, चर्मील या लेदरी जो है वो इनमें स्किन होती है। और इनके अंदर पेडिसिलेरी, विथी खांच और कांटे ये तीनों ही नहीं पाए जाते। किसमें? क्रिनोइडिया में। क्लियर यहां तक? क्रिनोइडिया में न तो पेडिसिलेरी होती है, न विथी खांच होती है और न ही कांटे होते हैं।
क्लियर यहाँ तक? उसके बाद आप देखें इसमें एस्टेरॉयडिया के अंदर लार्वा बनता है बाइपिनेरिया लार्वा, जो हेमिकोर्डेटा के टोर्नेरिया लार्वा के समान होता है, और ओफियूरोइडिया के अंदर ओफियोप्लूटियस लार्वा बनता है। एक आप इकाइनोइडिया में स्पेशल ध्यान रखें कि इनके मुख में एक चर्वण एरिस्टोटल लैंटर्न पाया जाता है। एरिस्टोटल ने इसको ऑब्जर्व किया था सबसे पहले, इसलिए इसको नाम दे दिया एरिस्टोटल लैंटर्न या अरस्तु की लालटेन। ये इनके अंदर जो है वो इकाइनोइडिया जंतुओं के अंदर पाया जाता है, जो इसका एक विशेष लक्षण है। उसके बाद आगे देखें तो इनके अंदर जो है वो रेस्पिरेशन के लिए होलोथुरोइडिया में रेस्पिरेटरी ऑर्गन या श्वसन अंग जो है वो क्या होता है, अवस्कर वृक्ष, जो क्लोएका पार्ट होता है वो ब्रांच्ड पार्ट होता है, इसके द्वारा ब्रांच्ड और हाईली वस्कुलर होता है, जिसके द्वारा ये श्वसन कर सकते हैं। तो क्लोएकल ट्री या रेस्पिरेटरी ट्री के द्वारा जो है वो इसमें श्वसन होगा। इसमें लार्वा जो बनेगा वो बनता है ओरिकुलेरिया लार्वा। इनके अंदर ट्यूब फीट जो पाए जाएंगे, नालपाद जो पाए जाएंगे क्रिनोइडिया के, उन क्रिनोइडिया के नालपाद में सकर्स या चूसक नहीं होते। क्लियर यहाँ तक? एग्जाम्पल इसमें लार्वा बनेगा डोलियोलेरिया लार्वा। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद आप देख लें एग्जाम्पल में इसमें एग्जाम्पल होगा एस्टेरियस, जिसका कॉमन नेम स्टारफिश होता है। एस्टेरियस को क्या कहेंगे? कॉमन नेम स्टारफिश। तो इसमें एस्टेरियस स्टारफिश। दूसरा पेंटासिरोस, इसका कॉमन नेम सी पेंटागन, ये इसमें सी पेंटागन है। सी पेंटागन जो है वो पर्ल इंडस्ट्री के पर्पज से यह हार्मफुल जो है वो इकाइनोडर्मेटा है, जो पर्ल्स या मोती को जो है वो नष्ट कर देता है। क्लियर? तो इसके ओफियूरोइडिया में एग्जाम्पल होंगे ओफियोथ्रिक्स और ओफियूरा। ओफियोथ्रिक्स ओफियूरा जो है वो दोनों ही क्या होंगे? बंगूर प्रकृति के होते हैं, जिनको थोड़ी सी भी चोट लगते ही जो है वो शरीर इसका बिखर जाता है टुकड़ों में, इसलिए इसको कहा जाता है ब्रिटल स्टार या भंगूर तारे। उसके बाद नेक्स्ट इकाइनोइडिया में एग्जाम्पल होता है इकाइनियस और क्लाइपिएस्टर। इकाइनस का कॉमन नेम सी अर्चिन, ये सी अर्चिन होता है समुद्री अर्चिन, और क्लाइपिएस्टर होता है केक अर्चिन। क्लियर यहाँ तक? ये सी अर्चिन और क्लाइपिएस्टर होंगे केक अर्चिन, ये होते हैं केक अर्चिन। तो ये इसमें एग्जाम्पल होंगे इकाइनोइडिया में। होलोथुरोइडिया के अंदर एग्जाम्पल होलोथुरिया और कुकुमेरिया। कुकुमेरिया का कॉमन नेम जो है वो क्या होता है? सी कुकुम्बर। ये सी कुकुम्बर समुद्री खीरा होता है। उसके बाद इसमें ये एंटीडोन और नियोमेट्रा। क्लियर यहाँ तक? एंटीडोन का कॉमन नेम सी लिली। क्लियर? ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए, ये क्लासिफिकेशन ऑफ इकाइनोडर्मेटा। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे लास्ट फाइलम जो है वो इसका हेमिकोर्डेटा। तो इसमें नॉन कोर्डेटा जंतुओं में लास्ट फाइलम हेमिकोर्डेटा। तो अब इसमें स्टडी करेंगे फाइलम हेमिकोर्डेटा। तो इसमें लास्ट फाइलम देखिए बेटा, कौन सा पढ़ेंगे? हेमिकोर्डेटा। ये हेमिकोर्डेटा हेमिकोर्डेटा जंतुओं में आप देखें कि हेमी का मतलब होता है सेमी, हाफ, कोर्डेटा कोर्डेट कैरेक्टर। तो इन जंतुओं के अंदर आधे कोर्डेटा के लक्षण होते हैं, आधे हेमिकोर्डेटा के लक्षण होते हैं। इस कारण बैट्सन ने इनको क्या नाम दे दिया? हेमिकोर्डेटा। इसको बैट्सन ने हेमिकोर्डेटा इन जंतुओं का नाम दे दिया। किस आधार पर? कि इन जंतुओं में कुछ लक्षण कोर्डेटा के और कुछ लक्षण नॉन कोर्डेटा के पाए जाते हैं। शुरुआत के क्लासिफिकेशन में हेमिकोर्डेटा को कोर्डेटा के एक उपसंघ के रूप में रखा गया था, लेकिन बाद के जो क्लासिफिकेशन हुए उसमें हेमिकोर्डेटा को वहां से हटाकर किस में रख दिया?
नॉन कोर डेटा के एक अलग सेपरेट फाइलम के रूप में उसको रख दिया गया। पहले इसको कोर डेटा में रखने का क्या कारण था, कोर डेटा में क्यों रखा गया, क्योंकि इन जंतुओं के अंदर इनके कोलर भाग में बक्कल डाइवर्टिकुलम, मुख्य अंधवर्ध या स्टोमोकार्ड कोड जो है वो इसमें पाई जाती थी। तो इनके अंदर उस स्टोमोकोड या बक्कल डाइवर्टिकुलम की उपस्थिति के आधार पर और इसको किस में रख दिया था, कोर डेटा में। तो वो स्टोमोकोड या बक्कल डाइवर्टिकुलम, मुख्य अंधवर्ध जो है वो इनमें नोटोकोड की तरह दिखाई देती थी। तो वो नोटोकोड की तरह लगी दिखने में, उस आधार पर जो है वो इसको किस में रख दिया, कोर डेटा के अंदर जो है वो एक उसका सब फाइलम बना के और हेमी कोर डेटा रख दिया। क्लियर यहां तक? लेकिन बाद में पता चला कि वो रियल में नोटोकोड नहीं थी। क्लियर यहां तक? तो बाद में जब धीरे धीरे पता चला कि वो रियल नोटोकोड नहीं थी, उसके बाद इसको क्या कर दिया, वहां से रिप्लेस कर दिया और वहां से हटा के हेमी कोर डेटा को किस में रख दिया, नॉन कोर डेटा के अंदर एक अलग सब फाइलम के रूप में रख दिया। तो इनके अंदर नॉन कोर डेटा दोनों कैसे लक्षण जो है वो इसमें पाए जाते हैं। ग्रसनी क्लोम दरारों का पाया जाना, ये इसमें कोर डेटा का लक्षण है। और इसके अलावा इनके अंदर जो टोर्नेरिया लार्वा होता है वो बाइपिनेरिया लार्वा के समान होता है। और दूसरा, इसके साथ साथ इन जंतुओं में अधिकांश लक्षण जो है वो नॉन कोर डेटा जैसे इनमें पाए जाते हैं। इसलिए इनको क्या कर दिया, वहां से हटा के नॉन कोर डेटा का एक सेपरेट फाइलम कर दिया। क्लियर यहां तक? इसमें जनरल कैरेक्टर अगर आप देखें, सामान्य लक्षण हेमी कोर डेटा के, तो हेमी कोर डेटा के सामान्य लक्षण या जनरल कैरेक्टर्स में कौन कौन से लक्षण होंगे? हेमी कोर डेटा के सामान्य लक्षणों में जो है वो एक तो सबसे पहली चीज जो है वो इसमें क्या बताएंगे, पहला आवास। तो हेमी कोर डेटा जंतु जो है वो अधिकांशतः समुद्री जल में होते हैं, कुछ इसमें बिलकारी जंतु होते हैं। क्लियर यहां तक? तो अधिकांश समुद्री जल में और कुछ बिलकारी होते हैं, बरोइंग होते हैं, बिल बना के रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वही है स्केलमिंथिस से आगे कोर डेटा तक। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। उसके बाद सिमेट्री और जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, और जर्म लेयर के आधार पर ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिमेट्री के आधार पर बाइलेटरल सिमेट्रिकल होंगे। उसके बाद बताएंगे सिलोम का, सिलोम के आधार पर ये एंटेरोसिलोमेट और ड्यूटेरोस्टोमिया, जो आपने पढ़ा इससे पहले कौन से थे, इकाइनोडर्मेटा। एंटेरोसिलोम जो है वो किस में स्टार्ट हो गई थी, इकाइनोडर्मेटा में स्टार्ट हो गई थी। इकाइनोडर्मेटा, हेमी कोर डेटा और कोर डेटा, ये कैसे होते हैं, एंटेरोसिलोमेट और इसके साथ साथ ड्यूटेरोस्टोमिया। तो एंटेरोसिलोमेट एंड ड्यूटेरोस्टोमिया होंगे। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, इसलिए ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा। क्लियर यहां तक? उसके बाद इनके अंदर जो है वो इनका शरीर कितने भागों में बटा होता है, एक इनके अंदर जो है वो शरीर 3 भागों में इनका बटा होता है। बॉडी, पहले शेप तो कैसी बताएंगे, बॉडी लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड वर्म लाइक बॉडी होती है इनकी। तो वो शरीर जो है वो लंबा, लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड वर्म लाइक बॉडी, कृमि रूपी शरीर होगा। तो पहली चीज तो ये आ गई, शरीर जो है वो इनका कैसा होगा, लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड वर्म लाइक बॉडी होगी। उसके बाद बॉडी कितने भाग में बटी होती है, 3 भागों में इनकी बॉडी बटी होती है। ये 3 भाग इनके अंदर कौन कौन से होंगे, शरीर जो है वो 3 भागों में बटा रहेगा। एक तो सूंड, कॉलर और धड़ में। तो सूंड प्रोबोसिस, तो शरीर में ये जो है वो विभाजन होगा, सूंड, कॉलर और धड़। तो इनके अंदर जो है वो प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, इनमें इनका शरीर बटा रहेगा। तो शरीर जो है वो सूंड, कॉलर और धड़ में बटा रहेगा। उसके बाद जो है वो क्या बताएंगे, नेक्स्ट इन जंतुओं के अंदर जो एंटेरोसिलोम है वो भी शरीर के विभाजन के साथ साथ 3 भागों में बटी होती है, प्रोसील, मीजोसील और मेटासील। तो इनके अंदर जो एंटेरोसिलोम जो है वो भी 3 भागों में बटी रहेगी।
तो इनकी एंटेरोसिलोम जो 3 भागों में बटेगी वो भी कौन कौन से 3 भाग हो जाएंगे? एक तो प्रोसील, मीजोसील एंड मेटासील। तो ये 3 भागों में जो है वो इनकी सीलोम बटी रहेगी। और नेक्स्ट जो है वो इसमें त्वचा में केवल एक ही स्तरीण में पाया जाता है, केवल एपिडर्मिस होती है, डर्मिस नहीं पाई जाती। तो नेक्स्ट त्वचा में केवल एपिडर्मिस होगी, त्वचा में केवल एपिडर्मिस पाई जाती है, डर्मिस नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें पाचन के लिए आहार नाल जो है, एक इनके फेरेंजियल पार्ट में गिल स्लिट्स होती है जो इनके श्वसन में सहायक होती हैं, और आहार नाल में जो है वो पूर्ण आहार नाल होगी। तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगी जो स्ट्रेट या कोइल्ड हो सकती है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल जो स्ट्रेट या कोइल्ड होगी। तो सीधी या कुंडलित आहार नाल पाई जाती है। तो ये इनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल जो स्ट्रेट और कोइल्ड होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें क्या बताएंगे? तो ये यहां तक बात समझ में आ गई। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विच आर स्ट्रेट और कोइल्ड हो सकती है। और इसके बाद जो है वो श्वसन के लिए इनमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स होगी। फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स का या इसमें ग्रसनी क्लोम दरारों का पाया जाना, ये इसमें एक कोर्डेटा का लक्षण है इसका। तो इसमें ग्रसनी क्लोम दरारें पाई जाती हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें एक्सक्रीशन जो है वो इसमें किससे होगा? सिंगल ग्लोमेरुलस से। एक्सक्रीशन सिंगल ग्लोमेरुलस से इसमें एक्सक्रीशन होगा। तो एक्सक्रीशन सिंगल ग्लोमेरुलस से होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? इसके प्रोबोसिस में प्रेजेंट होता है, जिसको क्या कहेंगे? प्रोबोसिस ग्लैंड। तो इनके सूंड भाग में जो है वो सिंगल ग्लोमेरुलस होता है, जो क्या काम करेगा? इनके उत्सर्जन में सहायक है। और ये क्या होता है? प्रोबोसिस ग्लैंड कह देंगे इसको। तो उत्सर्जन है वो प्रोबोसिस ग्लैंड के द्वारा या सिंगल ग्लोमेरुलस के द्वारा होगा। तो इसमें पाचन के लिए कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल आ गई, फेरेंजियल गिल स्लिट्स बता दी, श्वसन के लिए उत्सर्जन का बता दिया सिंगल ग्लोमेरुलस और प्रोबोसिस ग्लैंड, इनसे उत्सर्जन होगा। उसके बाद नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कैसा होगा? इसमें ओपन या क्लोज? ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें ये ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। एक बात ध्यान दे भी, हिंदी मीडियम में बुक में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था, तो कुछ के पास जो पुरानी बुक है उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो दिया हुआ वो गलत है। तो थोड़ा सा आप उसको करेक्ट कर लें। नई एनसीईआरटी में शायद उसको सही कर दिया है, लेकिन कईयों के पास जो पुरानी एनसीईआरटी है तो उसको थोड़ा सा आप सही कर लें। उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दिया हुआ है, जबकि हेमिकोर्डेटा में ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो इसमें ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद इनके अंदर क्या बताएंगे? एक इनमें जो है वो नर्वस सिस्टम में वो नर्व रिंग और नर्व कोड होती है। नर्वस सिस्टम में नर्व रिंग या ब्रेन रिंग एंड नर्व कोड होती है, वेंट्रल नर्व कोड होगी। इनसे इसका नर्वस सिस्टम बना होता है। नर्वस सिस्टम के बाद इसके रिप्रोडक्शन से संबंधित बताएंगे। तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बताओगे तो क्या होता है इनमें? ये मोस्टली क्या होंगे? यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो ये इसमें जो है वो इसके आधार पर मोस्टली यूनिसेक्सुअल होंगे, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। मेल फीमेल आर सेपरेट। तो दोनों मेल फीमेल सेपरेट होंगे, लैंगिक जनन करते हैं। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है।
तो बाह्य निषेचन होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या होगा इनमें, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, उसके बाद डेवलपमेंट जो है वो यूजुअली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, और इस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में कौन सा लार्वा बनेगा, टोर्नेरिया लार्वा बनता है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, इस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में टोर्नेरिया लार्वा बनता है। क्लियर यहां तक? ये सारे इसके जनरल कैरेक्टर हो गए हेमिकोडेटा के। हेमिकोडेटा के जनरल कैरेक्टर के बाद जो है वो आप देखें इसमें एग्जाम्पल बेलेनोग्लोसस होता है, बेलेनोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस टंगवॉर्म, बेलेनोग्लोसस टंगवॉर्म, और सेकोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस। क्लियर यहां तक? इन दोनों जंतुओं को जो है वो कनेक्टिंग लिंक ऑफ कोर्डेटा एंड नॉन कोर्डेटा, तो इनको कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा की कनेक्टिंग लिंक या योजक कड़ी इनको कहा गया है। किस आधार पे? क्योंकि इसमें कुछ लक्षण कोर्डेटा के होते हैं, कुछ लक्षण इसमें नॉन कोर्डेटा के होते हैं। क्लियर बेटा? यहां तक ये आपके नॉन कोर्डेटा फाइलम कंप्लीट हो गया है। क्लियर यहां तक? इसके बाद इसके नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कोर्डेटा जंतुओं के विशिष्ट लक्षण, सामान्य लक्षण और उसका आगे क्लासिफिकेशन। क्लियर यहां तक? समझ में आ गया? ओके। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनोहर चंदेलिया, फैकल्टी जूलॉजी। पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर रहे थे फाइलम मोलस्का के बारे में। मोलस्का फाइलम में अलग अलग जो है वो कई, इसमें आपने इसके कैरेक्टर पढ़े, जिनमें स्पेसिफिक कैरेक्टर और उसके बाद उसके जनरल कैरेक्टर। स्पेसिफिक कैरेक्टर में आपने क्या पढ़ा था, इनके अंदर जो है वो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं जिनका शरीर कोमल शरीर होता है, और कोमल शरीर की सुरक्षा के लिए इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट या कॉन्चोलिन का कवच पाया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के कवच की उपस्थिति ये इनके शरीर को प्रोटेक्ट करती है, ताकि जल के अंदर रहते हुए जो है वो इनका शरीर उस जल के कारण जो है वो गल नहीं जाए। इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का कवच इनके ऊपर पाया जाता है। क्लियर यहां तक? इनमें जनरल कैरेक्टर में आपने इसके बारे में पढ़ लिए थे, आवास स्वभाव क्या होता है, सिमेट्री कैसी है, सिलोम कैसी होती है, बॉडी प्लान कैसा है, उसके बाद में इनके अंदर इनका शरीर कितने भागों में बटा होता है, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, गमन, कंकाल, उसके बाद इनके तंत्रिका तंत्र है, इनमें संवेदी अंग कौन से होते हैं, और रिप्रोडक्शन से संबंधित आपने पढ़ लिए थे, जिनके अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन से संबंधित आपको बताया था इसमें यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल दोनों होते हैं। जो बाईसेक्सुअल होते हैं उनके अंदर ओवोटेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। क्लियर यहां तक? लेकिन मोस्टली कैसे होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। क्लियर यहां तक? जैसे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर आप देखें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है वो क्या लिया गया है, इसमें मोस्टली जो एनिमल जिस टाइप के होते हैं वो चीजें एनसीईआरटी ने इंक्लूड करी है। दीज आर यूजुअली यूनिसेक्सुअल। यूजुअली यूनिसेक्सुअल का मतलब मोस्टली जो है वो ज्यादातर कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल है, लेकिन कुछ जंतु इनमें द्विलिंगी भी होते हैं। क्लियर यहां तक? तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो है वो मैं मोस्टली किसको फॉलो करोगे, यूनिसेक्सुअल को। क्लियर यहां तक? उसके बाद इनके अंदर जो है वो एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो मोस्टली जो है वो कैसा होगा, इंटरनल इनमें फर्टिलाइजेशन होगा। और एक इनके अंदर जो है वो डेवलपमेंट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें केवल इनकी सेफेलोपोडा क्लास में होता है। सेफेलोपोडा अपने आप में वो इन मोलस्का का एक एक्सेप्शन क्लास है। क्लियर यहां तक? तो ये इनके अंदर सेफेलोपोडा में डायरेक्ट डेवलपमेंट है, बाकी इसके अलावा सब में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो इनडायरेक्ट मोस्टली अगर इसमें ऑप्शन में पूछा जाए कि मोलस्का हैव द डेवलपमेंट ऑफ, तो किस टाइप का डेवलपमेंट होगा, उसमें अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों का ही ऑप्शन अगर साथ में आ गया तो कौन सा करेक्ट मानेंगे, इनडायरेक्ट को ऐसी कंडीशन में करेक्ट मानेंगे। होते दोनों है, लेकिन डायरेक्ट डेवलपमेंट जो है वो स्पेसिफिक केवल उसकी सेफेलोपोडा क्लास में डायरेक्ट डेवलपमेंट है, उसके अलावा बाकी में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है।
क्लियर यहाँ तक? तो ऐसी कंडीशन जो है जब आ जाती है, तो वैसे मैंने जनरली जो है वो इनमें दोनों तरह के डेवलपमेंट बताए, इनडायरेक्ट भी होता है और डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो है वो क्या मानेंगे इसमें, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो है वो इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। और ये इनके अंदर जो है वो जनरल कैरेक्टर के बाद हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन मोलस्का are classified into following classes. These are monoplacophora, polyplacophora, scaphopoda, gastropoda, pelecypoda and cephalopoda. Clear? Mollusca animals are classified into following classes. These are monoplacophora. These are monoplacophora, class first monoplacophora, second class polyplacophora, second class polyplacophora and third class इसमें scaphopoda, then gastropoda, गैस्ट्रोपोडा के बाद पैलिसिपोडा एंड सिफेलोपोडा, पैलिसिपोडा एंड सिफेलोपोडा। क्लियर? ये इसमें 6 इनकी क्लासेस होंगी। इन 6 क्लासेस में इनके अंदर आप देखेंगे कि कौन कौन से जंतुओं को इसमें रखा गया है और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो इसमें क्या क्या बताएंगे, इनके अंदर जो है वो चर्चा करेंगे इसकी फर्स्ट क्लास का। तो पहली क्लास जो है वो कौन सी है इसकी, मोनोप्लेकोफोरा। तो क्लास फर्स्ट मोनोप्लेकोफोरा, क्लास फर्स्ट जो है वो क्या बताएंगे इसमें, मोनोप्लेकोफोरा। उसमें पहली क्लास जो मोनोप्लेकोफोरा क्लास है, इन मोनोप्लेकोफोरा जंतुओं में एक सिंगल वाल्व जो है वो इनके शेल कवर में प्रेजेंट होगा। तो पहली क्लास इसमें मोनोप्लेकोफोरा के अंदर जो है वो सिंगल वाल्व जो है वो इसमें कवच होता है। क्लियर? तो इसमें एक कपाटीय कवच होगा, ये एक कपाटीय कवच होता है। क्लियर यहां तक? तो इन जंतुओं के अंदर जो है वो एक कपाटीय कवच होता है, एक ही सिंगल सेल प्लेट कवच प्लेट इनमें पाई जाती है। और एक ही कवच प्लेट की उपस्थिति के कारण इनको क्या कहा गया है, इनको एक कपाटीय या मोनोप्लेकोफोरा कहेंगे। और दूसरा जो है, तो ये कपाट जो है वो इनमें जनरली किससे बने होते हैं, कपाटीय कवच है वो इनमें मेंटल का सिक्रीशन होता है। ये इनकी जो मेंटल होती है वो इनका कैल्शियम कार्बोनेट कॉन्सोलिन का सिक्रीशन करके इनके ऊपर कवच बनाती हैं। तो एक कपाटी इनमें कवच पाया जाएगा। उसके बाद इनके अंदर क्या बताएंगे, इन जंतुओं में डिस्टिंक्ट हेड होता है, स्पष्ट सिर होता है, लेकिन उनमें नेत्र व स्पर्शकों का अभाव होता है। क्लियर यहां तक? तो स्पष्ट सिर होगा, स्पष्ट सिर, लेकिन नेत्र व स्पर्शकों का अभाव होगा। नेत्र व स्पर्शक एब्सेंट होंगे। क्लियर यहां तक? तो इनमें एक कपाटीय कवच पाया जाता है और स्पष्ट सिर होता है जिसमें नेत्र और स्पर्शक नहीं पाए जाते। उसके बाद इन जंतुओं के अंदर श्वसन के लिए गिल्स पाए जाते हैं।
और उत्सर्जन के लिए इसमें नेफ्रिडिया होते हैं। क्लियर यहां तक? इन मोनोप्लेकोफोरा जंतुओं के अंदर ये होता है कि इनमें दोनों प्रकार के जंतुओं की विशेषता होती है, एक तो एनेलिडा की और मोलस्का की। एनेलिडा की तो कौन सी विशेषता है? एक तो इनके अंदर इनके सेगमेंटल मसल्स जो है वो इन जंतुओं में पाई जाती है। तो इन जंतुओं के अंदर एक तो सेगमेंटल मसल्स पाई जाती है, खंडीय पेशियां होती है, और एक उत्सर्जन के लिए इनमें नेफ्रिडिया होते हैं। ये दोनों लक्षण इसमें एनेलिडा के लक्षण है। श्वसन के लिए गिल्स का पाया जाना और इसके अलावा इनमें मेंटल की उपस्थिति, ये इनमें मोलस्का का लक्षण है। क्लियर यहां तक? तो ये इनमें जो है वो खंडीय पेशियों का पाया जाना, खंडीय पेशियों का पाया जाना, तो खंडीय पेशियां और उत्सर्जन नेफ्रिडिया द्वारा होना, उत्सर्जन के लिए इनमें नेफ्रिडिया का पाया जाना, ये किसके लक्षण हो गए इसमें? ये एनेलिडा के लक्षण है। और श्वसन के लिए गिल्स का पाया जाना, श्वसन गिल्स के द्वारा होना, और दूसरा जो है वो इनमें मेंटल की उपस्थिति, मेंटल की उपस्थिति, ये किसके लक्षण हो गए इसमें? मोलस्का के लक्षण हो गए। तो मेंटल की उपस्थिति और इनमें श्वसन के लिए गिल्स का पाया जाना, ये मोलस्का के लक्षण है। खंडीय पेशियां और उत्सर्जन के लिए नेफ्रिडिया के पाया जाना एनेलिडा का लक्षण है। क्लियर यहां तक? इसका मतलब ये हुआ कि ये जंतु एनेलिडा और मोलस्का के बीच एक कनेक्टिंग लिंक है, दोनों के लक्षण है। इसका मतलब क्या है कि ये एनेलिडा और मोलस्का दोनों के बीच की योजक कड़ी होते हैं। इसमें एग्जाम्पल जो है वो होता है नियोपिलाइना, इसका एग्जाम्पल नियोपिलाइना है। इस नियोपिलाइना को क्या कहा जाता है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नियोपिलाइना, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड मोलस्का, एनेलिडा एंड मोलस्का। तो एनेलिडा और मोलस्का की कनेक्टिंग लिंक इसको कहा जाता है। एक आपने कनेक्टिंग लिंक पढ़ी थी पेरिपेटस, ओनाइकोफोरा का एग्जाम्पल था पेरिपेटस। वो किस किस के बीच कनेक्टिंग लिंक होती है? एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें एनेलिडा के लक्षण भी है और उसमें आर्थ्रोपोडा के लक्षण भी है। इसमें नियोपिलाइना में एनेलिडा और मोलस्का के लक्षण है। इसका मतलब इसमें एनेलिड के लक्षण और मोलस्का के लक्षण है, तो ये इन दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक हुई। समझ रहे हो इस बात को? तो अब आप देखें इसमें कि नियोपिलाइना जो कनेक्टिंग लिंक बन रही है मोलस्का और एनेलिडा के बीच, इस आधार पर अगर आप देखें तो एनेलिडा का इवोल्यूशन की ट्रेंड पर अगर आप इसको देखें तो एनेलिडा का डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। क्लियर यहां तक? एनेलिडा के कुछ जंतुओं से आर्थ्रोपोडा का विकास हुआ है और एनेलिडा के ही कुछ जंतुओं से मोलस्का का भी विकास हुआ है। क्लियर यहां तक? इनसे क्लियर हो रहा है पेरिपेटस और नियोपिलाइना की उपस्थिति के आधार पे कि एनेलिडा से आर्थ्रोपोडा भी इवोल्व हुए हैं और एनेलिडा से ही मोलस्का भी इवोल्व हुए हैं। क्लियर यहां तक? इसका मतलब जैसे आप शुरू से देखते आ रहे हैं कि एल्मिन्थिस जंतुओं से फिर एनेलिडा इवोल्व हुए, एनेलिडा से फिर आर्थ्रोपोडा इवोल्व हुए, लेकिन आर्थ्रोपोडा से मोलस्का का विकास नहीं हुआ है। क्लियर यहां तक? कोर्डेट जंतुओं में अगर आप आगे पढ़ेंगे तो कोर्डेट जंतुओं में तो रेप्टिलिया का डाइवर्सिफिकेशन हुआ था, जिसमें रेप्टिलिया की सिनेप्सिडा जो सब क्लास है उनसे मेमेलिया का विकास हुआ और उसकी डाइएप्सिडा सब क्लास से एवीज का विकास हुआ है। तो जैसे कोर्डेटा के अंदर तो किसका डाइवर्सिफिकेशन है? कोर्डेटा में रेप्टिलिया का डाइवर्सिफिकेशन है और नॉन कोर्डेट जंतुओं में एनेलिडा का डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, जिसमें एक तरफ एनेलिडा के कुछ जंतुओं से मोलस्का का विकास हुआ और एक तरफ एनेलिडा के कुछ जंतुओं से इसमें किसका विकास हुआ है? आर्थ्रोपोडा का विकास हुआ है। क्लियर यहां तक? जिसके इंडिकेशन है पेरिपेटस एंड
नियोप्लाइना। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे इसकी क्लास मोनोप्लेकोफोरा के बाद सेकंड क्लास है इसकी पॉलीप्लेकोफोरा। सेकंड क्लास पॉलीप्लेकोफोरा होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो पॉलीप्लेकोफोरा है इनके अंदर भी क्या पढ़ेंगे कि पॉलीप्लेकोफोरा के जंतु, इन जंतुओं के अंदर पॉलीप्लेकोफोरा जंतुओं में एक कपाटीय कवच पाया जाएगा इनमें भी, लेकिन इनकी डोर्सल सरफेस पर, इनकी पृष्ठ सतह पर 8 कवच प्लेट पाई जाती है। तो 8 कवच प्लेट इसके ऊपर पाई जाती है इस आधार पर। ये जैसे इनके अंदर ये जंतु है, इन जंतुओं की डोर्सल सरफेस पे जो है वो क्या होगा, ये इनमें डोर्सल सरफेस है, डोर्सल प्लेट है, इनमें ऐसे 8 कवच प्लेट जो है वो इसके ऊपर पाई जाती है। तो 8 कवच प्लेट का इसके ऊपर पाया जाना, इसके कारण इसको पॉलीप्लेकोफोरा कहा गया है। प्लेको प्लेट्स होती हैं। क्लियर यहां तक? तो 8 कवच प्लेट इनके ऊपर पाई जाती है। तो कवच तो एक कपाटीय कवच होगा, एक कपाटीय कवच होगा इसमें, एक कपाटीय कवच पृष्ठ सतह पर एक कपाटीय कवच होगा, और पृष्ठीय भाग में 8 कवच प्लेट होती है। तो पृष्ठीय भाग में जो है वो इसमें 8 कवच प्लेट होती है। एक कपाटीय कवच है, पृष्ठीय भाग में से 8 कवच प्लेट से पाई जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो उसमें क्या बताएंगे, तो ये एक कपाटीय कवच, पृष्ठीय भाग में 8 कवच प्लेट होगी, और उसके बाद इन जंतुओं के अंदर जो है वो डिस्टिंक्ट हेड, आइज और टेंटिकल्स ये तीनों ही नहीं होते हैं। अस्पष्ट सिर होता है, तो इसमें तो स्पष्ट सिर होता है, इनमें अस्पष्ट सिर, नेत्र व स्पर्शकों का अभाव, नेत्र व स्पर्शक एब्सेंट होंगे। तो ये इनमें अस्पष्ट सिर होगा, नेत्र व स्पर्शक एब्सेंट होंगे इनमें। उसके बाद इन जंतुओं के अंदर मुख में रेड्यूला, मुख में रेड्यूला एक बात ध्यान रखें भाई, सबके अंदर पाया जाएगा, केवल एक क्लास को छोड़कर पेलिसीपोडा में जो है वो रेड्यूला नहीं होता है। क्लियर यहां तक? तो ये इनमें अस्पष्ट सिर होगा, नेत्र व स्पर्शक एब्सेंट होंगे। उसके अलावा एक इनके अंदर मुख में रेड्यूला पाया जाएगा, मुख में रेड्यूला जो आपको बताया था इसका रेस्पिंग ऑर्गन होता है। क्लियर यहां तक? मुख में रेड्यूला पाया जाता है, और एक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है जिसमें कौन सा लार्वा बनेगा, ट्रोकोफोर लार्वा बनता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, इस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में इनके अंदर ट्रोकोफोर लार्वा बनेंगे। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में ट्रोकोफोर लार्वा बनेंगे, ट्रोकोफोर लार्वा बनेगा। क्लियर यहां तक? इसमें एग्जाम्पल अगर आप देखें तो पॉलीप्लेकोफोरा में एग्जाम्पल होंगे काइटन, इसका एग्जाम्पल काइटन हो जाएगा, और कीटोप्टेरस, काइटन और कीटोप्टेरस जो है वो उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लियर यहां तक? इसके बाद नेक्स्ट इसकी क्लास थर्ड क्लास है स्कैफोपोडा, थर्ड क्लास स्कैफोपोडा। तो थर्ड स्कैफोपोडा जो क्लास है, इन स्कैफोपोडा जंतुओं में क्या विशेषता पाई जाती है? स्कैफोपोडा जंतुओं के अंदर जो है वो क्या विशेषता होगी कि इन जंतुओं के अंदर कवच जो है वो कैसा होता है, हाथी दांत के समान इनका कवच होता है। इनका शरीर जो है वो लंबा बेलनाकार इनका शरीर होगा। तो ये इनके अंदर जो है वो शरीर लंबा बेलनाकार शरीर होता है इनका। तो शरीर जो है वो इनका लंबा और बेलनाकार शरीर होता है। स्पष्ट सिर, नेत्र स्पर्शकों का अभाव, स्पष्ट सिर,
नेत्र व स्पर्शकों का अभाव होता है। क्लियर यहां तक? तो शरीर लंबा और बेलनाकार होगा, स्पष्ट सिर, नेत्र और स्पर्शकों का अभाव होगा। इसके अलावा इनके अंदर जो है वो नेक्स्ट क्या बताएंगे, एक इन जंतुओं के अंदर कंकाल या कवच जो होता है वो दोनों सिरों पर खुला होता है। तो हाथी दांत के समान कवच, टस्क शेप कवच होता है, हाथी दांत के समान कवच जो दोनों सिरों पर खुला होता है, कवच जो दोनों सिरों पर खुला होता है। क्लियर? तो हाथी दांत के समान जो है वो इसमें कवच होगा जो दोनों सिरों पर खुला होता है। इनके अंदर भी मुख में रेडुला पाया जाता है, मुख में रेडुला होगा। अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, और अप्रत्यक्ष परिवर्धन में कौन सा लार्वा बनेगा इनके अंदर? अप्रत्यक्ष परिवर्धन में ट्रोकोफोर और वेलिजर लार्वा बनते हैं। अप्रत्यक्ष परिवर्धन में ट्रोकोफोर एंड वेलिजर लार्वा बनेंगे। क्लियर यहां तक? तो ट्रोकोफोर और वेलिजर इनमें लार्वा बनेगा। इसमें एग्जाम्पल अगर आप देखें तो डेंटेलियम, इसका एग्जाम्पल डेंटेलियम, कॉमन नेम एलिफेंट टस्क, डेंटेलियम एलिफेंट टस्क। क्लियर? ये इसमें इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास है इसकी, फोर्थ क्लास है गैस्ट्रोपोडा। फोर्थ क्लास इसकी गैस्ट्रोपोडा। इनके अंदर आप देखिए भी गैस्ट्रोपोडा जंतु मोस्टली इनके अंदर जो है वो, ये आप सारे जो देख रहे थे वो जलीय जंतु थे। क्लियर यहां तक? और आगे भी पेलिसिपोडा, सेफेलोपोडा भी जलीय जंतु होते हैं। गैस्ट्रोपोडा के जंतु जो है वो जलीय होने के साथ साथ एम्फीबियस नेचर के होते हैं। ये एम्फीबियस नेचर का मतलब उभयचरी होते हैं, जो जल में और इसके आसपास के जो है वो लैंड हैबिटेट में भी पाए जा सकते हैं। तो ये इनके अंदर जो है वो जलीय और एम्फीबियस नेचर के होंगे। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो है वो इनमें क्या बताएंगे, इनके शरीर में स्पष्ट सिर, नेत्र और स्पर्शक ये इनमें पाए जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इन जंतुओं में और क्या पाया जाएगा, एक इन जंतुओं के शरीर में टोर्सन या एंठन पाई जाती है। इसलिए उस एंठन के कारण, टोर्सन के कारण शरीर जो है वो इनका कैसा होता है, एसिमेट्रिकल इनकी बॉडी होती है। क्लियर यहां तक? जबकि मोलस्का में आपने पढ़ा है कैसी बॉडी होती है मोलस्का की, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है। ये उसके अपवाद हैं। क्लियर यहां तक? टोर्सन के कारण जो है वो बॉडी कैसी होती है इनकी, टोर्सन बॉडी होने के कारण एसिमेट्रिकल हो जाते हैं ये। क्लियर यहां तक? और एक गैस्ट्रोपोडा जंतु जो होंगे, इन जंतुओं के अंदर भी मुख में रेडुला पाया जाएगा, और लार्वा जो है वो इनमें ट्रोकोफोर और वेलिजर लार्वा बनते हैं। तो इन जंतुओं के अंदर जो है वो क्या बताएंगे, जलीय व उभयचर, जलीय व उभयचर होते हैं। उसके अलावा टोर्सन बॉडी होने के कारण एसिमेट्रिकल होते हैं। समझ गए ना? जैसे शंख वगैरह जो होते हैं वो कैसे होते हैं, शरीर में एंठन टोर्सन होती है, इसलिए वो एसिमेट्रिकल होते हैं। तो जलीय और उभयचर उसके साथ साथ एसिमेट्रिकल होंगे। और एसिमेट्रिकल के बाद जो है वो नेक्स्ट क्या बताएंगे इसमें, तो जलीय और उभयचर एसिमेट्रिकल होंगे। और उसके अलावा जो है वो नेक्स्ट इसमें और क्या बताएंगे, एक इन जंतुओं के अंदर जो है वो स्पष्ट सिर और स्पर्शक होते हैं। तो इसमें स्पष्ट सिर व स्पर्शक, सिर व स्पर्शक होते हैं। क्लियर? तो स्पष्ट सिर और स्पर्शक होते हैं। और एक इनके अंदर जो है वो मुख में रेडुला पाया जाता है। तो मुख में रेडुला भी प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा जो है वो इसमें और क्या बताएंगे, मुख में रेडुला प्रेजेंट है। लार्वा ट्रोकोफोर और वेलिजर लार्वा बनते हैं, ट्रोकोफोर एंड वेलिजर लार्वा बनेंगे। क्लियर यहां तक? ये हुए इसमें
उसका गैस्ट्रोपोडा में एग्जाम्पल जो है वो गैस्ट्रोपोडा का एक तो पाइला होता है, एप्पल स्नेल, पाइला कॉमन नेम एप्पल स्नेल, माइटिलस, पाइला और माइटिलस और साइप्रिया, ये इनके अंदर जो है वो साइप्रिया, साइप्रिया का कॉमन नेम ध्यान है भी, कोड़ी, कोड़ी होती है ना जो खेलने पे जो पहले किसी टाइम की मुद्रा इंडियन करेंसी हुआ करती थी, तो वो कोड़ी या साइप्रिया, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। क्लियर यहाँ तक? तो ये गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा के बाद जो है वो नेक्स्ट क्लास इसकी, गैस्ट्रोपोडा के बाद पेलिसिपोडा, तो नेक्स्ट जो है उसमें पेलिसिपोडा, पेलिसिपोडा जो है इसका दूसरा नाम होता है बाइवाल्विया, क्लास पेलिसिपोडा, पेलिसिपोडा या बाइवाल्विया। तो नेक्स्ट जो है वो इसमें पेलिसिपोडा या बाइवाल्विया, इनके अंदर पेलिसिपोडा या बाइवाल्विया जंतुओं के अंदर अगर आप देखें तो क्या विशेषता होती है? पेलिसिपोडा या बाइवाल्विया जंतुओं के अंदर दो कपाटीय कवच होता है, इसीलिए इनको बाइवाल्विया कहा गया है। बाई मीन्स दो, तो बाई और वाल्व, वाल्व कपाट, तो इनके अंदर जो है वो मुख्य विशेषता क्या होती है? दो कपाटीय कवच होगा, इनमें दो कपाटीय कवच पाया जाता है। तो एक तो इन जंतुओं के अंदर दो कपाटीय कवच होता है, उसके बाद दूसरी चीज जो है वो इसमें क्या बताना है? एक, इन जंतुओं के अंदर स्पष्ट सिर नेत्र और स्पर्शक नहीं पाए जाते, तो इन जंतुओं में स्पष्ट सिर नेत्र व स्पर्शक, नेत्र व स्पर्शक ये इनमें एब्सेंट होंगे। क्लियर यहां तक? तो इनके अंदर जो है वो डिफरेंशिएशन नहीं होता, जैसे यूनियो है, पिंक्टाडा है, इनके अंदर अगर आप देखें तो इनमें ये स्पष्ट सिर नेत्र और स्पर्शक जो है वो इसमें आपको दिखाई नहीं देंगे। क्लियर यहां तक? तो स्पष्ट सिर नेत्र और स्पर्शक जो है वो इसमें नहीं पाए जाते। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो उसमें और क्या बताएंगे? ये बात समझ में आ गई भी, स्पष्ट सिर नेत्र और स्पर्शक ये नहीं होंगे। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट, इन जंतुओं के अंदर मुख में रेड्यूला नहीं पाया जाता, तो रेड्यूला एब्सेंट होगा इन जंतुओं में, इन जंतुओं में रेड्यूला एब्सेंट होगा। और इनके अंदर जो लार्वा बनता है वो वेलिजर और ग्लोचिडियम लार्वा बनता है, वेलिजर और या तो वेलिजर बनेगा या ग्लोचिडियम लार्वा बनेगा, तो वेलिजर या ग्लोचिडियम लार्वा बनता है इनमें। इनके अंदर जो है वो आपने देखा था स्कैफोपोडा और गैस्ट्रोपोडा दोनों में ट्रोकोफोर या वेलिजर लार्वा बनता है, इनके अंदर जो है वो वेलिजर या ग्लोचिडियम लार्वा बनता है। क्लियर यहां तक? ये लार्वल स्टेज है। एक पेलिसिपोडा के जो जंतु होते हैं वो पर्ल इंडस्ट्री के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके कवच से ही मोती बनाए जाते हैं, इसलिए मोती उद्योग में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये इनके अंदर जो है वो पर्ल इंडस्ट्री के पर्पज से ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पर्ल इंडस्ट्री या मोती उद्योग है वो पूरा इसी पर डिपेंड रहता है। क्लियर यहां तक? तो ये पर्ल इंडस्ट्री के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट मोलस्क होते हैं। एग्जाम्पल अगर आप इनका देखें तो यूनियो है, एग्जाम्पल यूनियो, यूनियो है, पिंक्टाडा, पिंक्टाडा, पिंक्टाडा कॉमन नेम होता है पर्ल ओयस्टर, पिंक्टाडा का कॉमन नेम पर्ल ओयस्टर। क्लियर यहां तक? तो ये इसमें पिंक्टाडा है, यूनियो, यूनियो होता है सी मसल, समुद्री मसल होते हैं ये, और ये पिंक्टाडा पर्ल ओयस्टर होता है। ये इसके पेलिसिपोडा के एग्जाम्पल हो गए। पेलिसिपोडा के बाद जो है वो इसकी नेक्स्ट क्लास है, 6th क्लास है सेफेलोपोडा। ये सेफेलोपोडा जो एक क्लास है
वो इनकी सबसे एडवांस्ड क्लास है और इनके अंदर जो है वो वैसे जनरली देखा जाए तो ये एक इसकी एक्सेप्शनल क्लास भी है जिसमें सारे मोलस्का के करीब करीब एक्सेप्शन ही है। क्लियर यहाँ तक? एक तो सेफेलोपोडा जो जंतु होते हैं उनमें बाह्य कवच के साथ साथ आंतरिक कवच भी पाया जाता है और कुछ में कवच एब्सेंट भी होता है। जैसे ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस में कवच होता ही नहीं है। क्लियर यहाँ तक? और इसके अलावा जो है वो सीपीएल ओलिगो इनके अंदर कवच पाए जाते हैं लेकिन वो इंटरनल स्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन होता है उसमें। तो ये इनके अंदर जो है वो सेफेलोपोडा में एक तो क्या होगा, एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन या फिर स्केलेटन एब्सेंट भी होता है। एंडोस्केलेटन होगा या फिर स्केलेटन एब्सेंट होगा इन जंतुओं में। क्लियर यहां तक? कि या तो एंडोस्केलेटन या फिर स्केलेटन इनमें पूरी तरीके से एब्सेंट होगा। क्लियर? तो पहला तो ये हो जाएगा इसमें कि या तो स्केलेटन एब्सेंट है या फिर एंडोस्केलेटन पाया जाता है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें क्या बताएंगे, एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन भी है उसमें, लेकिन पूरी बॉडी पर एक्सोस्केलेटन नहीं होते। क्लियर यहां तक? एंडोस्केलेटन या ये स्केलेटन एब्सेंट होगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें क्या बताएंगे, एक इन जंतुओं के अंदर इनके स्पर्शक जो है वो इनकी भुजाओं में रूपांतरित हो जाते हैं। क्लियर यहां तक? तो इनके स्पर्शक या टेंटेकल्स, स्पर्शक इनकी भुजाओं में रूपांतरित हो जाते हैं। स्पर्शक भुजाओं में रूपांतरित, तो बड़ी बड़ी इनमें भुजाएं बन जाती हैं। स्पर्शक जो है वो इनके भुजाओं में रूपांतरित हो जाते हैं जिनके अंदर बड़ी बड़ी भुजाएं बन जाती हैं। सिर और नेत्र स्पष्ट होते हैं, सिर व नेत्र स्पष्ट होंगे, तो स्पष्ट सिर और नेत्र होंगे। उसके बाद एक इनमें ध्यान रखें, परिसंचरण तंत्र के आधार पर भी देखा जाए तो सेफेलोपोडा जो होते हैं वो क्या होते हैं इनके, ये अपवाद है। बाकी मोलस्का के अंदर जो है वो खुला परिसंचरण तंत्र होता है, सेफेलोपोडा में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। तो ये बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र होगा। क्लियर यहां तक? तो बंद परिसंचरण तंत्र है। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट इसमें क्या बताएंगे, एक इन जंतुओं के अंदर कोई लार्वा नहीं बनता, इसका मतलब प्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट। इस चीज में भी क्या हो गए, ये अपवाद हो गए मोलस्का के, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। क्लियर यहां तक? इनमें एग्जाम्पल जो है वो ऑक्टोपस, एग्जाम्पल ऑक्टोपस, डेविलफिश, स्क्विड होता है। इसमें एग्जाम्पल ऑक्टोपस, लोलिगो एंड सीपिया, ऑक्टोपस, डेविलफिश, लोलिगो एंड सीपिया। क्लियर? तो ये इनके अंदर जो है वो इसके एग्जाम्पल होंगे, ऑक्टोपस, लोलिगो एंड सीपिया। क्लियर? समझ गए बेटा? ये सारा मोलस्का का क्लासिफिकेशन है। अब मोलस्का के क्लासिफिकेशन के बाद जो है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फाइलम, कौन सा है, इकाइनोडर्मेटा। तो नेक्स्ट मोलस्का के बाद नेक्स्ट फाइलम पढ़ेंगे इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट मोलस्का से थोड़ा सा एडवांस्ड फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। मोलस्का के बाद अगला फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा इकाइनोडर्मेटा में आप देखें कि इकाइनोडर्मेटा 3 टर्म है इसमें, इकाइनस प्लस डर्म प्लस एटा। क्लियर? इकाइनोडर्मेटा में 3 टर्म है, इकाइनस, इकाइनस प्लस डर्म
प्लस एटा। एटा मीन्स बियरिंग, डर्म मीन्स त्वचा और इकाइनस कांटे। क्लियर यहां तक? तो इन जंतुओं के अंदर इनकी संपूर्ण त्वचा में कांटे पाए जाते हैं और उन कांटों की उपस्थिति के आधार पर ही इन जंतुओं को इकाइनोडर्मेटा कहा गया। इकाइनस स्पाइंस कांटे होते हैं, डर्म त्वचा, एटा मीन्स बियरिंग धारण किए हुए। तो इन जंतुओं की त्वचा में कांटे पाए जाते हैं, तो त्वचा में कांटे की उपस्थिति के कारण या कांटों के पाए जाने के कारण ही इन जंतुओं को इकाइनोडर्मेटा नाम दिया गया। क्लियर यहां तक? अब एक चीज आप ध्यान रखें कि कांटेदार त्वचा वाले जंतुओं में जो है वो कोर्डेट जंतुओं में एक जाऊ चूहा भी होता है। जंगली चूहा आपने देखा होगा जिसकी त्वचा पर कांटे होते हैं, लेकिन वो कोर्डेटा समूह का जंतु है। नॉन कोर्डेट जंतु जिनके शरीर में कैलकेरियस कांटे पाए जाते हों, उन जंतुओं के अंदर उन जंतुओं क्या कहेंगे? इकाइनोडर्मेटा कहेंगे। क्लियर यहां तक? अब इन इकाइनोडर्मेटा जंतुओं में इनका इकाइनोडर्मेटा नाम जो है वो किसने दिया था? जैकोब क्लीन ने। इकाइनोडर्मेटा नाम जो है वो दिया था जैकोब क्लीन ने। क्लियर यहां तक? तो इससे पहले वाले फाइलों में आपने पढ़ा है, जैसे आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड लेग्स के कारण किसने दिया था नाम? वॉन सिबोल्ड ने। मोलस्का का मोलिस बॉडी के कारण उसको मोलस्का नाम दिया था जॉनस्टन ने। और इकाइनोडर्मेटा को त्वचा में कांटों की उपस्थिति के आधार पर इसको इकाइनोडर्मेटा नाम दिया जैकोब क्लीन ने। क्लियर यहां तक? तो इकाइनोडर्मेटा संघ की जो स्थापना की थी वो जैकोब क्लीन ने की थी। उसके बाद इकाइनोडर्मेटा में अगर आप जनरल कैरेक्टर देखें तो क्या क्या होंगे? इकाइनोडर्मेटा में जनरल कैरेक्टर्स या सामान्य लक्षण क्या होंगे? तो जनरल कैरेक्टर्स में वही चीजें जो है वो आप शुरू से ही लेते चलें। कौन कौन से जनरल कैरेक्टर पाए जाएंगे? सबसे पहले वही कॉमन सी चीजें आपको बतानी है, वो मैं केवल बोल के बता देता हूँ, रिपीट आप कर लें। कौन कौन से? सबसे पहला इनके अंदर आवास। आवास में जो है वो ये कैसे होते हैं? इकाइनोडर्मेटा एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। पूरी तरीके से ये कैसे आवास में होंगे? समुद्री जल के अंदर ही पाए जाएंगे। कोई भी इकाइनोडर्मेटा स्थलीय या स्वच्छ जल में नहीं होते। क्लियर यहां तक? तो एक्सक्लूसिवली मैराइन होंगे, सारे समुद्री जल में पाए जाते हैं। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आप देखें तो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस टाइप का होगा? लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो एस कैल्मिंथिस से आप शुरू से आगे तक लेते आ रहे हो। क्लियर यहां तक? तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आगे बढ़े तो इनमें सिमेट्री और जर्म लेयर के आधार पर ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे और सिमेट्री के आधार पर एडल्ट रेडियल सिमेट्रिकल और लार्वा बाइलेटरल सिमेट्रिकल। क्लियर यहां तक? इनके वयस्क अरीय सम्मित होंगे, जबकि लार्वा जो है वो इनके द्विपार्श्व सम्मित होंगे। ये एक स्पेसिफिक इसका रोचक चीज जो है वो इसके बारे में ये है जो कई बार एग्जाम में पूछ भी जाती है। समझ गए कि इनके लार्वा जो है वो तो कैसे हैं? द्विपार्श्व सम्मित है, जबकि इनके वयस्क अरीय सम्मित होते हैं। क्लियर? सिमेट्री हो गई। उसके बाद आगे आएंगे इनकी जो है वो सिलोम के आधार पर। सिलोम के आधार पर ये जंतु यू सिलोमेट है, और यू सिलोमेट में भी कौन से होते हैं? ये यू सिलोमेट होने के साथ साथ एंटेरोसिलोमेट है। अब तक आपने पढ़ा था एनेलिडा से मोलस्का तक, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, वहां तक आपने पढ़ा था साइजोसिलोमेट होते हैं और प्रोटोस्टोमिया होते हैं। कैसे होंगे? साइजोसिलोमेट और प्रोटोस्टोमिया होते हैं। और यहां जो आप पढ़ेंगे वो आप देखें इकाइनोडर्मेटा जो जंतु हैं वो कैसे होते हैं? इकाइनोडर्मेटा जंतु एंटेरोसिलोमेट होंगे और इसके साथ साथ कैसे होंगे? एंटेरोसिलोमेट और उसमें ड्यूटेरोस्टोम्स में आएंगे। क्लियर यहां तक? साइजोसिलोमेट तक जो है वो प्रोटोस्टोमिया होते हैं। एसिलोमेट, सुडोसिलोमेट और साइजोसिलोमेट तक ये प्रोटोस्टोमिया होते हैं। एंटेरोसिलोमेट और एंटेरोसिलोमेट सारे जो है वो ड्यूटेरोस्टोमिया होते हैं। क्लियर यहां तक? तो ये एक नया पॉइंट जो है वो इकाइनोडर्मेटा में कौन सा जुड़ेगा? सिलोम वाला पॉइंट जो है वो इसमें नया जुड़ेगा अलग से। कौन सा? एंटेरोसिलोमेट एंड ड्यूटेरोस्टोम्स। एंटेरोसिलोमेट एंड ड्यूटेरोस्टोम्स। क्लियर यहां तक?
तो ये इनके अंदर जो है वो एंटेरोसिलोमेट एंड ड्यूटेरोस्टोम्स होंगे। उसके बाद इनके अंदर भी ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होगा। समझ में आ रही है? ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान जो आप ब्लाइंड सेक नहीं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान जो आप कहाँ से पढ़ते आ रहे हैं, एस के एल्मिंथिस से आगे, जिसमें भी पूरी आहारनाल बन जाती है, वो कैसा प्लान दर्शाएंगे? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। क्लियर यहाँ तक? तो इनमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा। उसके बाद तो ये ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट इसमें इनकी बॉडी शेप बताएंगे। नेक्स्ट इसी बॉडी शेप में जो है वो क्या बताएंगे कि इनके अंदर जो है वो बॉडी इनकी या तो सिलेंड्रिकल बॉडी होती है या स्टार शेप बॉडी होती है। क्लियर यहाँ तक? तो सिलेंड्रिकल या स्टार शेप बॉडी होगी। जैसे होलोथूरिया है, होलोथूरिया में कैसी होती है? सिलेंड्रिकल या फिर स्टार शेप बॉडी, सिलेंड्रिकल या स्टार शेप बॉडी होगी। तो ये सिलेंड्रिकल या स्टार शेप बॉडी होती है इनमें, तो सिलेंड्रिकल या स्टार शेप बॉडी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें क्या बताएंगे? बेलनाकार या तारेनुमा जो है वो शरीर होता है। और उसके बाद इसके अंदर बताएंगे कि इनके अंदर आहारनाल कैसी होती है। एक इनके अंदर इनकी त्वचा में बताएंगे कैलकेरियस कांटे होते हैं, और उसके साथ साथ इनका अंतःकंकाल या एंडोस्केलेटन जो है वो किससे बना होता है? कैलकेरियस ऑसिकल से। ऑसिकल होती है अस्थिकाएं, ठीक है? तो ये इनमें एंडोस्केलेटन जो है उसमें कैलकेरियस ऑसिकल्स या अस्थिकाएं होती हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट के कंटिकाएं होती हैं। ठीक है यहाँ तक? तो कैलकेरियस ऑसिकल्स जो है वो इनमें इनका एंडोस्केलेटन बनाती है, और इनके अंदर जो है वो लोकोमोशन या गमन के लिए नालपाद, और इसके अलावा इसमें जो है वो आर्म्स, भुजाएं होती हैं। क्लियर यहाँ तक? तो गमन या लोकोमोशन जो है वो किसके द्वारा होगा? लोकोमोशन इनमें भुजाएं या तो आर्म्स होती हैं, भुजाएं व नालपाद 2 फीट। तो इनके अंदर जो है वो भुजाएं और नालपाद इनके गमन में सहायक होती हैं। क्लियर यहाँ तक? एक इनकी भुजाओं के अंदर विथी खांच या क्या कहेंगे एम्बुलेक्रल ग्रू पाई जाती है। ये इनकी भुजाओं के अंदर अरीय रूप से जो है वो रेडियल ग्रू इनकी भुजाओं में पाई जाती है, जिनको एम्बुलेक्रल ग्रू कहेंगे। इन भुजाओं के अंदर पाए जाने वाले, जैसे इनके अंदर जो है वो आप देखें कि इन जंतुओं में, जैसे ये स्टारफिश है, ये इनके अंदर जो है वो ऐसे स्टारफिश है। तो इसमें ये इस टाइप से जो है वो इनमें स्टेप से, जैसे स्टारफिश है, स्टारफिश इनके अंदर जो है वो क्या होती है, बीच में ऐसे ये रेडियल ग्रूव जो है वो इनके अंदर हर आर्म्स के अंदर बनी होती हैं। तो ये हर आर्म्स के अंदर जो रेडियल ग्रूव बनी होती हैं, इन रेडियल ग्रूव से या अरीय जो खांच बनी होती है, इन अरीय खांच से इनके नालपाद जो है वो इनके बाहर निकलते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये इनके अंदर जो है वो अरीय खांच या रेडियल ग्रूव जो है वो हर भुजाओं में पाई जाती है, जिनको क्या कहेंगे एम्बुलेक्रल खांच कहेंगे, जिनके द्वारा इनके नालपाद इनके शरीर से या इनकी भुजाओं से बाहर निकलते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये इनमें भुजाओं में अरीय खांच
भुजाओं में अरीय खांच पाई जाती है जिनको क्या कहेंगे, एम्बुलेक्रल ग्रू कहते हैं। भुजाओं में अरीय खांच पाई जाती हैं जिनको एम्बुलेक्रल ग्रू कहते हैं, वित्तीय खांच कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इनमें पूर्ण आरनाल होती है जो स्ट्रेट या कोइल्ड होती है। इनमें इनकी एबोरल सरफेस पे मुख्य सिरे पर मुख होता है और मुख्य सिरे पर गुदा पाई जाती है। क्लियर यहां तक? तो ये नेक्स्ट जो है वो इसमें क्या बताएंगे, पूर्ण आहारनाल, पूर्ण आहारनाल, जिसमें पूर्ण आहारनाल जो स्ट्रेट या कोइल्ड होती है। तो इनमें पूर्ण आहारनाल होती है जो स्ट्रेट या कोइल्ड होगी। क्लियर यहां तक? तो इनमें पूर्ण आहारनाल होगी जो सीधी या कुंडलित होती है। अब मुख्य ओरल सरफेस पे इनके अंदर एक ओरल सरफेस होगी, मुख्य सिरा इस ओरल सरफेस या मुख्य सिरे पर मुख होता है और एबोरल सरफेस पर गुदा होती है। एबोरल सरफेस पर अब मुख्य सिरे पर गुदा होती है। और कुछ जंतुओं में जो है वो इनमें अवस्कर या क्लोएका भी पाया जाता है, जैसे होलोथुरिया है, होलोथुरिया में अवस्कर या क्लोएका पाया जाएगा। क्लियर यहां तक? तो ये इनमें जो है वो पूर्ण आहारनाल होगी जो स्ट्रेट या कोइल्ड होगी, ओरल सरफेस पे मुख और एबोरल सरफेस पर इनमें गुदा होती है। क्लियर यहां तक? उसके बाद इनमें नेक्स्ट जो है वो क्या बताएंगे, एक इन जंतुओं के अंदर श्वसन जो है वो किसके द्वारा होता है, एक इनमें पाचन, तो पाचन के लिए आपने देख लिया पूर्ण आहार नाल पाई जा रही है। श्वसन के लिए इनमें डर्मल पेप्यूली, इसके अलावा जो है वो इसमें डर्मल पेप्यूली होती है या गिल्स होते हैं, ये इनके अंदर जो है वो इनके, और एक कुछ जंतुओं में इनके अंदर जो है वो जिनाइटल बर्सा, जननिक बर्सा जो है ये भी श्वसन में सहायक होती हैं। क्लियर यहां तक? तो श्वसन या रेस्पिरेशन जो होगा वो इनमें किसके द्वारा होगा, श्वसन डर्मल पेप्यूली, श्वसन जो होगा इनमें वो डर्मल पेप्यूली त्वचीय पेप्यूली के द्वारा, या फिर इनमें, तो इसमें देखिए बेटा श्वसन या रेस्पिरेशन जो है वो किससे होगा, इनमें डर्मल पेप्यूली से, त्वचीय पेप्यूली से श्वसन करेंगे। इसके अलावा इनके अंदर जो है वो जिनाइटल बर्सा, जननिक बर्सा, जिनाइटल बर्सा जनरली जो है वो इनके जनन ऑर्गेन है, तो जिनाइटल बर्सा इसके द्वारा श्वसन कर सकते हैं, और डर्मल पेप्यूली के द्वारा, गिल्स के द्वारा, और ट्यूब फीट नालपाद ये भी इनके श्वसन में सहायक है। और कुछ में क्लोइकल ट्री होता है, जैसे होलोथुरिया है उसमें क्लोइकल ट्री या रेस्पिरेटरी ट्री होता है जिसके द्वारा इनमें श्वसन हो सकता है। क्लियर यहां तक? तो श्वसन जो है वो त्वचीय पेप्यूली के द्वारा, जिनाइटल बर्सा के द्वारा, गिल्स के द्वारा, ट्यूब फीट के द्वारा, नालपाद के द्वारा और क्लोइकल ट्री के द्वारा, इनके द्वारा ये श्वसन कर सकते हैं। उत्सर्जी अंगों का इनमें अभाव होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होंगे, तो ये इनमें नेक्स्ट जो है वो एक्सक्रीशन या एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो कोई भी उत्सर्जी अंग है वो इनमें नहीं पाया जाता, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो इसमें एब्सेंट होंगे। क्लियर? अब उसके बाद जो है वो नेक्स्ट इसमें बताएंगे एक विशेष जो है वो लक्षण इसका वाटर वस्कुलर सिस्टम का होता है। इनके अंदर एक विशेष लक्षण जो है वो किसका होगा, इनमें वाटर वस्कुलर सिस्टम या जल संवहन तंत्र जो है इसका पाया जाना इसका विशिष्ट लक्षण है। तो ये इनके अंदर जो है वो एक नेक्स्ट बताएंगे वाटर वस्कुलर सिस्टम, वाटर वस्कुलर सिस्टम, तो ये इनके अंदर जो है वो वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाएगा। जल संवहन तंत्र, ये जल संवहन तंत्र है वो इसमें किसमें सहायक होता है, ये इनके अंदर जो है वो इनके श्वसन व गमन में सहायक होता है, श्वसन और गमन में इनके सहायक है।
अब इस वाटर वस्कुलर सिस्टम में आप देख रहे हैं कि जल का जो प्रवाह होता है या वाटर फ्लो होता है वो बॉडी में कैसे होता है। तो इनके अंदर जो है वो सबसे पहले जल है वो मैड्रीपोराइट से प्रवेश करता है। ये आप देख रहे हो मैड्रीपोराइट है, मैड्रीपोराइट से जल प्रवेश करेगा और मैड्रीपोराइट से स्टोन कैनाल से होकर ये आएगा रिंग कैनाल में। तो ये जो आप देख रहे हो पूरी वो क्या है, रिंग कैनाल है। तो मैड्रीपोराइट से एंटर करेगा, मैड्रीपोराइट में इनके अंदर जो है वो सिलियरी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर वो इसमें फिल्ट्रेशन करेगी और उससे होकर जो है वो जल एंटर करेगा, स्टोन कैनाल तक आएगा, स्टोन कैनाल से जाएगा ये रिंग कैनाल में, रिंग कैनाल से ये रेडियल कैनाल में और रेडियल कैनाल से ये जल जाएगा लेटरल कैनाल में और लेटरल कैनाल से ट्यूब फीट में। ट्यूब फीट के अंदर या नालपाद के अंदर जब जल भर जाता है तो ये नालपाद विथी खांच से होकर या एम्बुलेक्रल खांच से होकर बाहर निकलेंगे। जो अभी आपको मैंने बताई थी कि जो ओरल सरफेस होती है इनकी मुख्य सतह है उसके ऊपर अरीय रूप में जो है वो खांच पाई जाती है जो एम्बुलेक्रल खांच होती है। इन एम्बुलेक्रल खांच से नालपाद बाहर निकलेंगे और इनके गमन में भी सहायक होते हैं और इसके साथ साथ ये O2 CO2 के एक्सचेंज में भी सहायक होते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये इनके अंदर जो है वो नालपादों का पाया जाना, ये इस तरीके से इनमें सर्कुलेटरी वाटर वस्कुलर सिस्टम होगा। क्लियर यहाँ तक? जिसमें वाटर फ्लो कैसे होता है, सबसे पहले मैड्रीपोराइट से प्रवेश करेगा, तो मैड्रीपोराइट से जल प्रवेश करने के बाद में किस में आ जाएगा, मैड्रीपोराइट से जल आएगा पहले स्टोन कैनाल में, मैड्रीपोराइट से जल स्टोन कैनाल में, स्टोन कैनाल से जल इसमें आएगा रिंग कैनाल में, स्टोन कैनाल से जल आएगा रिंग कैनाल में और रिंग कैनाल से ये जल जाएगा रेडियल कैनाल में। ये देख रहे हो आप, रिंग कैनाल में आया, रिंग कैनाल से इन रेडियल कैनाल में जाएगा, रिंग कैनाल से रेडियल कैनाल में और रेडियल कैनाल से ये जल, हाँ रेडियल कैनाल से, तो ये जल मैड्रीपोराइट से स्टोन कैनाल में, फिर रिंग कैनाल में, रिंग कैनाल से रेडियल कैनाल और रेडियल कैनाल से ये जल जो है वो किस में चला जाएगा, रेडियल कैनाल से ये आएगा लेटरल कैनाल में, रेडियल कैनाल से लेटरल कैनाल में और लेटरल कैनाल से ये जल जो है वो लास्ट में किस में प्रवेश कर जाएगा, लेटरल कैनाल से ये जल आ जाएगा ट्यूब फीट में, नालपाद में। तो ये ट्यूब फीट या नालपाद में आएगा। इस तरीके से जो है वो इसमें जल का प्रवाह होता है। तो ये इसका वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है। ये इसका जल संवहन तंत्र है वो इसके श्वसन और गमन और इसके साथ साथ न्यूट्रिशन में भी सहायक होता है। इसके बाद आपको बता दिया एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो इसमें एब्सेंट होता है। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या बताएंगे, इनमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा जो दो सिस्टम में बटा होगा, एक पेरीहीमल सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पेरीहीमल सिस्टम और दूसरा इसका होगा हीमल सिस्टम। तो ये इसमें पेरीहीमल सिस्टम एंड हीमल सिस्टम। उसके बाद ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा जिसमें वो पेरीहीमल और हीमल सिस्टम में डिवाइड होगा। उसके बाद इनके अंदर जो है वो नेक्स्ट इसका नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम किस किस से बना होता है, एक तो रेडियल नर्व रिंग होती है, इसमें नर्व रिंग और इससे रेडियल नर्व कोड जो है वो निकलते हैं, नर्व रिंग और प्लस रेडियल नर्व कोड, रेडियल नर्व कोड। जैसे इस टाइप से इनमें नर्व रिंग होगी और नर्व रिंग से जो है वो नर्व कोड है वो वेंट्रल साइड में इनके अंदर रेडियल रो की फॉर्म में जो है वो नर्व कोड निकलती हैं। क्लियर यहाँ तक? तो नर्व रिंग और रेडियल नर्व कोड मिलके नर्वस सिस्टम बनाएंगे। उसके बाद जो है वो बताएंगे ये यूनिसेक्सुअल होंगे, सेंस ऑर्गन्स इनमें नहीं होते। क्लियर यहाँ तक? सेंस ऑर्गन्स नहीं होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे। और उसके बाद जो है वो इसमें यूनिसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट एक्सटर्नल
फर्टिलाइजेशन, तो बाहरी निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। और उसके बाद जो है वो उसमें नेक्स्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में अलग अलग जंतुओं में अलग अलग लार्वा बनते हैं, जैसे बाइपिनेरिया लार्वा, रेडियोलेरिया, इसमें बाइपिनेरिया लार्वा, रेडियोलेरिया लार्वा, ओरिकुलेरिया लार्वा, इकाइनोप्लूटियस, ओफियोप्लूटियस, इस तरह के जो है वो इसमें लार्वा बनेंगे। तो ये इनके अंदर जो है वो बाइपिनेरिया, रेडियोलेरिया नहीं, बाइपिनेरिया, ओरिकुलेरिया, इकाइनोप्लूटियस, ओफियोप्लूटियस, ये इनमें लार्वल स्टेज होगी जो अलग अलग जंतुओं में अलग अलग बनेंगे। एक इन जंतुओं में जो है वो ऑटोटोमी का गुण पाया जाता है, ऑटोटोमी। तो ऑटोटोमी के गुण का मतलब ये होता है कि इनके पास अगर कोई शत्रु आ जाता है या कोई एनिमी अगर इनको नुकसान पहुंचाने के लिए आता है तो ये क्या करते हैं, अपनी भुजाओं को त्याग देते हैं। तो जैसे ये 5 भुजाएं हैं, कोई भी एनिमल इनके पास आए इनको खाने के लिए, तो जब इनके पास इनका एनिमी आता है तो ये अपनी भुजाओं को उसी टाइम छोड़ के उसको गुमराह करके भाग जाते हैं। इसको कहा जाता है ऑटोटोमी। तो ये इनके अंदर जो है वो ऑटोटोमी का गुण भी पाया जाता है कि अपने आप को बचाने के लिए ये अपनी भुजाओं को त्याग सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? ये सारे इकाइनोडर्मेटा के जनरल कैरेक्टर हो गए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इकाइनोडर्मेटा। क्लियर?